हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो बच्चों, आज हम क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। बच्चों, चैप्टर का नाम है गुडविल। गुडविल आगे है नेचर एंड वैल्यूएशन। तो बच्चों, चैप्टर का नाम गुडविल है। हालांकि ये और चैप्टर के मुकाबले लेंथ वाइज छोटा चैप्टर है और ये 3-4 क्लासेस में खत्म भी हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास चैप्टर 3 की। सबसे पहले गुडविल स्टार्ट करने से पहले हमें यह भी तो पता होना चाहिए कि गुडविल होती क्या है। तो मैं आपको कुछ थ्योरी लिखवाऊंगा बच्चों, तो साथ साथ अभी थ्योरी को आप लिखेंगे, ठीक है। समझाऊंगा भी कि क्या चीज क्या होती है, कैसे होती है, लेकिन अभी जो है आप लिखिए, फिर मैं आपको समझाता हूं। तो नंबर 1 में हम लिखेंगे गुडविल की डेफिनेशन। गुडविल का क्या मतलब होता है, लिखो। गुडविल इज नथिंग मोर देन द probability that old customers will resort to the old place। अभी लिख लो इसका क्या मतलब होता है, वो भी समझाऊंगा या फिर समझा ही देता हूं। गुडविल मतलब एक ऑथर है, वो कहता है कि गुडविल कुछ भी नहीं है। गुडविल इज नथिंग मोर देन द प्रोबेबिलिटी दैट ओल्ड कस्टमर विल रिजोर्ट टू द ओल्ड पैलेस। मतलब कि अगर कोई पुराना कस्टमर उसी सेम जगह पर बार बार आ रहा है, विच मीन्स क्या हुआ, उस जगह की एक गुडविल बन गई। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, एक शॉप है मोमोज की। आजकल बहुत चल रहे हैं मोमोज, और आप में से बहुत सारे बच्चे लोग खाते भी होंगे। हालांकि खाना नहीं चाहिए ज्यादा, लेकिन आजकल इन सब चीजों को बहुत पसंद किया जा रहा है। अब मैं आपको बता रहा हूं, ये साथ साथ 4 मोमोज की दुकान है, मतलब थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे है, 100-200 मीटर की डिस्टेंस पर है। और शाम 5 बजे, जैसे ही शाम को 5 बजते हैं, इस वाली दुकान पर जमकर भीड़ हो जाती है, जमकर भीड़ हो जाती है। अब जिसको देखो वो इस वाली दुकान पर जाकर मोमोज खा रहा है, जिसको देखो वो इस वाली दुकान पर जा रहा है। ऐसा नहीं है कि यहां नहीं आ रहे, यहां आ रहे हैं इक्का दुक्का, 4-5 यहां इकट्ठे हो जाते हैं, 4-5 यहां आ जाते हैं, 4-5 यहां आ जाते हैं, लेकिन यहां तो लाइन लगी पड़ी है। ऐसा क्या है जो इन और मतलब औरों के उसमें नहीं है। भाई दुकान तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी, चारों दुकानें हैं और चारों की चारों ही मोमोज बेच रहे हैं। लेकिन ऐसा इस सेकंड वाले में क्या है जिसपे बहुत भीड़ लगी हुई है। भाई या तो टेस्ट या फिर ब्रांड, कुछ भी हो सकता है ना। वैसे तो टेस्ट प्रेफर हम ज्यादा करेंगे, मतलब इन तीनों के मुकाबले इस सेकंड वाले का टेस्ट
बहुत अच्छा होगा औरों के मुकाबले, तभी यहां पर भीड़ लग रही है। तो ये क्या हो गई, जब भीड़ ज्यादा लग रही है तो इसकी क्या बन जाएगी, गुडविल। बाकियों की गुडविल उस हिसाब से नहीं है। ठीक है, तो ये था एग्जाम्पल। अब हम सेकेंडली बात करेंगे फीचर्स की बच्चों, फीचर्स ऑफ गुडविल। फीचर्स ऑफ गुडविल में सबसे पहले आप लिखेंगे ए डाल के, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। ठीक है, जो गुडविल है वो एक इंटेंजिबल एसेट है जिसको छू नहीं सकते। चलो जी, ये पहला फीचर हो गया। दूसरा फीचर, गुडविल इज नॉट अ फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स नहीं होते। फिक्टिशियस का मतलब होता है काल्पनिक, हिंदी में बोलते हैं फिक्टिशियस को, काल्पनिक एसेट्स नहीं होते। कई बच्चे गुडविल को फिक्टिशियस एसेट समझते हैं, तो ये बच्चों एमसीक्यू की फॉर्म में भी आ सकता है या ट्रू फॉल्स की फॉर्म में भी आ सकता है कि गुडविल इज अ फिक्टिशियस एसेट। ट्रू फॉल्स दो तो आंसर आएगा फॉल्स। ठीक है, तो ये है दूसरा फीचर। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन अर्निंग हायर प्रॉफिट। इसके बारे में मैं समझाता हूं। देखो, जो भी पर्सन इस शॉप पे जा रहे हैं, इसको ज्यादा से ज्यादा मौका मिल रहा है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने का। कैसे, मैं आपको बताता हूं। यहां इस शॉप से कोई पर्सन मोमोज खाकर निकल गया। अब उसको कोई फ्रेंड मिला, भाई कहां से आ रहा है, इसने बोला, इस पर्सन ने बोला मैं मोमोज खा के आ रहा हूं, और इसने दो बातें और ऐड करके बोल दी, यार बड़ा मजा आया, टेस्ट में बहुत मतलब सुपर, एक बार तू भी टेस्ट करके देखियो, मजा आ जाएगा तेरे को भी। तो इसके मन में एक बात आई, चल भाई एक बार जाकर देखते हैं। तो ये भी पर्सन इस शॉप पर चला गया। जैसे ही इस शॉप पे गया और उसने खाए, इसको भी बहुत टेस्टी लगे, ये भी आगे थर्ड पर्सन को बोले। तो इस तरीके से एक बंदा दूसरे को, दूसरा बंदा तीसरे को, तीसरा बंदा चौथे को, एक तरीके से चेन बनती गई और इसकी भीड़ बढ़ती गई, गुडविल भी बढ़ती गई। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि उसको जो प्रॉफिट है वो ज्यादा से ज्यादा कमाने का अवसर मिल रहा है। चलो जी, नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ गुडविल डिपेंड्स अपॉन सब्जेक्टिव जजमेंट ऑफ द वैल्यूअर। जो गुडविल की जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है वैल्यूअर के जजमेंट के ऊपर। जैसे कि ये एक दूसरे तीसरा चौथा एक को रिकमेंड करे जा रहा है, तो उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। एक और लिखो, इट इज एन attractive force which brings in customer regularly to the place of business। इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स, यानी कि ये आकर्षित एक तरीके से प्रेशर डालता है कस्टमर के ऊपर, जो कस्टमर को उसी सेम जगह पर बार बार ले जाने के लिए फोर्स करता है। तो ये भी एक गुडविल का फीचर है बच्चों। तो ये 5 फीचर्स हैं, बहुत है, इनफ है। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ गुडविल। गुडविल कितने तरीके की होती हैं? चलो जी, सबसे पहले ए लिखो, परचेज्ड गुडविल। पहले लिखो फिर समझाता हूं। इट अराइज ऑन परचेज ऑफ बिजनेस। इसका एक पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर 1, इट इज एन एसेट फॉर द कंपनी। दूसरा लिखो, दिस गुडविल इज जनरली amortized within 10 years or within the life of goodwill। चलो इसको मैं समझाता हूं। परचेज गुडविल का क्या मतलब हुआ? बच्चों, दो फर्म है, एक जो बहुत पुरानी है, ओल्ड है फर्म, और इसकी जो गुडविल है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है मार्केट में। ठीक है, अब ये बहुत पुरानी फर्म है, किसी कारणवश इस फर्म को पता लगा कि भाई ये अपनी शॉप जो है या तो बंद करने वाला है या फिर इसकी मार्केट में बहुत वैल्यू है। मतलब इसको कुछ ऐसा पता लगा जिसकी वजह से ये जो सेकंड फर्म है ये अट्रैक्टिव हो गया इस फर्म की गुडविल को खरीदने के लिए। तो सेकंड फर्म, या भी मैं पर्सन बोल देता हूं, सेकंड पर्सन इस पर्सन के पास आया और एक गुडविल की वैल्यू तय करी। अब वो गुडविल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, वो डिपेंड करता है कि उसकी जो फर्म है या एक दिन के अंदर उसके पास कितने कस्टमर्स आते हैं और वो एक दिन के अंदर कितनी कमाई करता है। तो इसने बिना मेहनत किए सिर्फ पैसा दे दिया। जो इस फर्म को, इस फर्म की गुडविल की जो वैल्यू थी उसको वो पैसा दे दिया और वो गुडविल इसने परचेज कर ली बिना मेहनत किए, बिना टाइम लगाए। तो इसने वो परचेज कर ली, 100 करोड़, 200 करोड़, वट एवर जो भी अमाउंट हो, सपोज इनकेस 500 करोड़ में उसकी गुडविल को परचेज कर लिया। तो ये तो हो गया परचेज्ड गुडविल। अब गुडविल भी एक तरीके की एसेट्स मानी जाती है, तो इट इज एन एसेट फॉर द कंपनी। कंपनी के लिए ये एक एसेट्स हो गई क्योंकि गुडविल को खरीदा है। दूसरा, दिस गुडविल इज जनरली एमोटाइज्ड विद इन 10 ईयर। अब देखो ये एमोटाइज का क्या मतलब होता है। देखो बच्चों, आपने 11th क्लास के अंदर डेप्रिसिएशन का एक पूरा चैप्टर पढ़ा था। तो एमोटाइज्ड का मतलब भी डेप्रिसिएशन होता है, मतलब कि उसकी साल भर साल वैल्यू खत्म होती रहती है। यानी कि जब इसने ये 500 करोड़ रुपए दिए तो हर साल एमोटाइज्ड होगी गुडविल, यानी कि गुडविल डेप्रिशिएट नहीं लगता, गुडविल पे एमोटाइज्ड लगता हैगा। हर साल एमोटाइज्ड होगी और विद इन 10 ईयर या विद इन द लाइफ ऑफ द गुडविल, जो गुडविल की जितनी लाइफ तय की हुई है, गुडविल की जितनी लाइफ तय की गई है, या फिर 10 साल के अंदर अंदर उस गुडविल की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई? ये रूल लिखा हुआ है इंस्टीट्यूट
यानी कि जो चार्टेड अकाउंटेंट की जो इंस्टीट्यूट है उसके अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का 26 रूल नंबर में ये लिखा हुआ है, ये बात लिखी गई है। बी टाइप ऑफ गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल या ऑब्लिक में लिखो नॉन परचेज्ड गुडविल। चलो जी, इसको भी समझते हैं, पहले लिख लो इसके पॉइंट। दिस गुडविल इज नॉट परचेज्ड, rather it is created by the efforts of the partner. Next, this goodwill is not recorded as an assets in the books। ठीक है, मतलब इस तरीके की जो, अब मैं आपको सेल्फ जनरेटेड के बारे में आपको समझ में आ ही गया होगा, ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत है नहीं। सेल्फ जनरेटेड का मतलब क्या होता है, यानी कि खुद से मेहनत करके आपने गुडविल बनाई, जैसे कि ये पहले फॉर्म वाले ने बनाई थी। इसको खरीदा नहीं जा सकता, ऑब्वियसली बात है, जब सेल्फ जनरेटेड गुडविल होता है तो खरीदा नहीं जाएगा। दूसरा जो होता है, इस तरीके की जो गुडविल होती है जो सेल्फ जनरेटेड होती है, ये बुक में भी मेंटेन नहीं की जाती। ठीक है, ये भी इंस्टीट्यूट अंडर सेक्शन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 रूल में लिखा हुआ है, इंस्टीट्यूट की गाइडलाइन है। चलो, अब मैं आगे जो आपको समझाने जा रहा हूं या फिर जो लिखवाने जा रहा हूं, वो बच्चों पेपरों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपरों में वो पूछा जाता है। तो लिखो, फोर्थ पॉइंट, नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। देखो, हमने सेल्फ जनरेटेड करी तो उसमें गुडविल की कोई वैल्यू निकाली नहीं जाती, दूसरा बुक में भी मेंटेन नहीं की जाती। लेकिन किन किन केस के अंदर गुडविल की वैल्यू को निकालने की जरूरत पड़ती है, किन किन केसेस में पड़ती है बच्चों, मतलब बेचने के पर्पस पे पड़ेगी या किस किस पर्पस पे पड़ेगी गुडविल निकालने की जरूरत, उसको हम देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखो कि कब जरूरत पड़ेगी, when there is a change in the profit sharing ratio। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको समझाऊं, ABC 3 पार्टनर है, 1:1:1 यानी कि इक्वली थे। बाद में कह रहे हैं हमें 1:2:3 की फॉर्म में करना है, यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गई है, तो उस केस में भी आपको गुडविल निकालने की जरूरत पड़ती है। दूसरा, when a new partner is admitted, यानी कि कोई न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा हो, उस केस में जरूरत पड़ेगी। तीसरा, when a partner retires or dies, यानी कि कोई पार्टनर जो है वो रिटायर हो चुका हो, छोड़ती हो फर्म, या फिर मर चुका हो, उस केस में भी गुडविल को निकालने की आवश्यकता पड़ती है। फोर्थ, when partnership firm is sold as a going concern, जब पार्टनरशिप फर्म को बेच रहे हो, when two or more firms
अमलगमेट, जब दो, अमलगमेट का मतलब क्या होता हैगा, जुड़ जाना। कंबाइन, यानी कि जब दो या दो से ज्यादा फर्म मिलकर एक न्यू फर्म बना रहे हो उसको अमलगमेट कहा जाता है। उस केस में भी जरूरत पड़ती है गुडविल को निकालने की। नेक्स्ट, व्हेन अ पार्टनरशिप फर्म इज कन्वर्टेड इनटू कंपनी, यानी कि कोई भी पार्टनरशिप फर्म अगर कन्वर्ट होना चाहती है कंपनी में तो उस केस में भी आवश्यकता पड़ेगी गुडविल को निकालने की। अब मैं आपको यहां पर मैं लिख रहा हूं वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि ये क्वेश्चन पूछा गया है, पेपरों में आया गया है। अब मैं आपको बता देता हूं इसको याद करने को कि कैसे याद करना है। देखो बच्चों, ज्यादातर बच्चे क्या होते हैं, शुरू के 3 या 4, क्योंकि बोला जाता है कि 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो शुरू के 3 या 4 पढ़ के चले जाते हैं, 6 के 6 नहीं पढ़ के जाते। लेकिन एग्जामिनर भी बड़ा शातिर होता है, वो क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन दे दिया जाता है व्हेन इट नीड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, की कब जरूरत पड़ती है, एक्सेप्ट द पॉइंट्स ऑफ अबव 3, यानी कि शुरू के जो 3 है, अब शुरू के 3 में आपको इस चीज में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि उल्टे पुल्टे करके देख लो। शुरू के 3 का मतलब सीक्वेंस से 3 का मतलब होगा, या फिर वो ये शब्द भी लिख सकते हैं कि एक्सेप्ट व्हेन देयर इज अ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि इसको छोड़कर, ये लिखा हुआ आएगा कि इस पूरे सेंटेंस को छोड़कर, इसको सेंटेंस को छोड़कर, इस सेंटेंस को छोड़कर बाकी के 3 बताओ, या 2 को छोड़कर बाकी के 4 बताओ। तो आपको मेन बात ये है कहने की कि आपको 6 के 6 याद करने हैं, अब चाहे वो सीक्वेंस में हो या ना हो, लेकिन आपको 6 के 6 याद करने हैं। 5th पॉइंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल। चलो जी, इसको भी समझते हैं। पहला, मतलब क्वेश्चन का क्या मतलब है कि गुडविल की वैल्यू से क्या क्या प्रभाव पड़ता है, या गुडविल से क्या क्या प्रभाव पड़ता है, वो निकालना है। फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, पहला, एफिशिएंट मैनेजमेंट। मैं आपको ये कुछ एग्जाम्पल से समझाता हूं। देखो बच्चों, मैं अगर एक बात पूछूं आपसे कि गुडविल का क्या प्रभाव पड़ता है, या गुडविल को पूरा जब हम कर लेते हैं तो हमारे को क्या क्या मिलता है, वो हम पढ़ चुके हैं। लेकिन गुडविल की वजह से क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है एक बिजनेस के ऊपर, उसको हम समझेंगे। या फिर गुडविल के लिए क्या क्या करना पड़ता है वो भी हम समझेंगे। देखो बच्चों, ये 2 फर्म है, एक बच्चों मैकडी है, ठीक है, मैकडोनाल्ड, और एक बाहर रेडी पे लगाने वाला बर्गर वाला है। या मैं एक एग्जांपल बर्गर किंग का भी ले लेता हूँ, बर्गर किंग ले लेता हूँ इस तरफ, और यहाँ पर बर्गर लगाता है बाहर एक शॉप लेकर, या फिर गाड़ी पर खड़ा हो जाता है और बर्गर बेचना शुरू कर देता है। अब ये भी बर्गर बेच रहा है,
और ये भी बर्गर बेच रहा है। अब इसके बर्गर बेचने पर और इसके बर्गर बेचने पर क्या फर्क है, और इसकी जो गुडविल है वो इसके मुकाबले काफी हायर है, और प्राइस में भी बहुत बड़ा अंतर है। ये अगर बर्गर 15 से 20 रुपए का बेच रहा है तो ये वही बर्गर 100 से 150 तक का बेच रहा है। इतना फर्क है बच्चों, 10 गुना का फर्क है। तो ऐसा ये क्या करता है बर्गर किंग वाला कि महंगा भी बेच रहा है और फिर भी इसकी गुडविल ज्यादा है। तो बच्चों इसने ऐसा क्या कर रखा है, इसने कर रखा है एफिशिएंट मैनेजमेंट, यानी कि एक मैनेजमेंट को बना रखा है, सिस्टमैटिकली काम कर रखा है। दूसरा, फेवरेबल लोकेशन, यानी कि ये जिस लोकेशन पे बैठा हुआ है कस्टमर वहां पर भरकर आना चाहते हैं। जैसे कि अगर बर्गर किंग खुला होगा तो किसी एक अट्रैक्टिव मॉल में खुला होगा, और इसने जो बर्गर लगा रखा होगा ये किसी एक सड़क के किनारे पे लगा रखा होगा, तो इसका जो लोकेशन हुई वो फेवरेबल हुई एज द कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तीसरा, लॉन्गर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस। ये बिजनेस को एक लंबे पीरियड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है ये मॉल वाला, और इसको अगर नुकसान हो गया या इसका बर्गर कोई खाने नहीं आ रहा तो ये बंद भी कर सकता है, लेकिन ये इतनी जल्दी से नहीं करता, और ये लॉन्ग इस्टेब्लिश के लिए देखता है, यानी कि ये लंबे पीरियड के लिए चलता है। एडवांटेज ऑफ पेटेंट्स, यानी कि पेटेंट्स का भी इसको लाभ मिलता है। एक्सेस टू सप्लाई, ये एक्सेस मात्रा में, ज्यादा मात्रा में सप्लाई भी करता है। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, इसके जो प्रोडक्ट होते हैं वो क्वालिटी वाइज चेक्ड हुए होते हैं और बहुत बढ़िया होते हैं। मार्केट सिचुएशन, नेचर ऑफ बिजनेस, पास्ट परफॉर्मेंस, एंड अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स में आफ्टर सेल सर्विस, गुड रिलेशन विथ कस्टमर, नेक्स्ट गुड लेबर रिलेशन, यानी कि कुल मिलाकर ये उन सब चीजों पर ध्यान देता है जिससे कि कस्टमर ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। तो ये थे हमारे फैक्टर इफेक्टिंग, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछे जाते हैं। और बच्चों ये कैसे पूछे जाते हैं मैं वो भी बता देता हूं। जैसे कि आपको बोलेंगे राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नेचर ऑफ बिजनेस, तो आपको बुक के अंदर से ये पढ़ना पड़ेगा और इसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको खुद इसमें मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये थे हमारी थ्योरी ऑफ गुडविल, जिसमें हमने गुडविल की डिफाइन पढ़ी बच्चों, गुडविल के फीचर्स पढ़े, गुडविल के टाइप्स पढ़े, नीड पढ़े, और बच्चों हम फैक्टर इफेक्टिंग भी पढ़ा।
अब हम पढ़ेंगे बच्चों गुडविल को किस तरीके से वैल्यूएट किया जाता है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बारे में अब हम समझेंगे। चलो लिखते हैं, लिखो बच्चों, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब बच्चों सब के सब अपना ध्यान जो अब तक आपने लगा रखा था उससे 2 गुना अपना दिमाग ज्यादा यहां पे डाल दो, क्योंकि अब हम वो करने जा रहे हैं जो पेपरों में आता ही आता है, विच में से न्यूमेरिकल पार्ट अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। गुडविल को फाइंड करने के लिए या गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए कितने मेथड हैं बच्चों? बच्चों 3 मेथड है। आज हम जो पढ़ेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड, और उसका जो एवरेज प्रॉफिट मेथड के 2 पार्ट हैं, जिसमें हम आज पहला पढ़ेंगे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो पहले हम इसके बारे में हम पढ़ेंगे, मतलब कुल मिला के इसका फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल होता है उसको हम आज पढ़ेंगे। सिंपल एवरेज फॉर्मूला मेथड में हमको गुडविल ही फाइंड करना है, और इसमें जो गुडविल निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है बच्चों? लिखो एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। ठीक है, देखो बच्चों फॉर्मूला तो बड़ा छोटा सा है गुडविल निकालने का, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। अब जो ये आप एवरेज प्रॉफिट देख रहे हैं ना, जो 2 शब्दों में लिखा हुआ एवरेज और प्रॉफिट, ये इतना आसान नहीं है, यानी कि ये आपको बहुत मुशक्कत करके निकालना पड़ेगा। मुश्किल नहीं है, लेकिन बहुत मुशक्कत करके ये निकालना पड़ेगा। यानी कि ऐसी बहुत सारी चीजें दे रखी होंगी एग्जामिनर ने एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए कि आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन हमें उस कंफ्यूजन को दूर करना है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि नंबर ऑफ परचेज ईयर्स होता क्या है, किसे कहते हैं। तो सबसे पहले नंबर ऑफ परचेज ईयर्स, इसका क्या मतलब होता है इसको समझते हैं। इट मीन्स फॉर हाउ मैनी ईयर्स द फर्म विल earn same profit because of past efforts। अब समझो इसको, नंबर ऑफ परचेज ईयर का क्या है भाई? ये 2 फर्म हैं, ए और बी। ए अपनी फर्म को बेचता है, ए सोल्ड, फर्म को नहीं गुडविल को, आ फर्म, ए एक पर्सन है जो, ए सोल्ड हिज गुडविल टू बी। ए जो है वो अपनी गुडविल को सोल्ड करता है बी को। तो बी पूछता है कि भाई आपने इतने साल काम किया, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अगर मैं कोई भी एफर्ट्स ना डालूं तो जितना प्रॉफिट आपका पिछले 3-4 सालों से, 5 सालों से, 10 सालों से जितना हो रहा है,
आगे आने वाले वक्त तक बिना मेरे एफर्ट्स डाले क्या वो सेम प्रॉफिट कितने साल तक हो सकता है? दोबारा से बोल रहा हूं, बी जो है ए से पूछता है कि मैं आपकी गुडविल को खरीद रहा हूं, तो आप मुझे एक बात बताइए कि मैं जो आपकी गुडविल खरीद रहा हूं, मेरे बिना एफर्ट्स डाले उस गुडविल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आने वाले कितने साल तक प्रॉफिट सेम अर्न कर सकूंगा? इट मीन्स फॉर हाउ मेनी ईयर्स द फर्म विल अर्न सेम प्रॉफिट बिकॉज ऑफ द पास्ट एफर्ट्स, यानी कि आपके जो पास्ट एफर्ट्स लगे थे, मैं उतना ही प्रॉफिट कमाने के आगे कितना बिना मेरे एफर्ट्स डाले मैं आगे कितने समय तक वो सेम प्रॉफिट कमा सकता हूं। तो ए कहता है भाई 4 साल के लिए या 3 साल के लिए या 5 साल के लिए, तो वो डिपेंड करता है जो बेच रहा है। इस चीज के लिए आप घबराइए मत, क्योंकि ये जो नंबर ऑफ परचेज ईयर है ये क्वेश्चन के अंदर आपको निकालना नहीं पड़ेगा कि बच्चे आप कंफ्यूज हो जाओ कि भैया इसको अलग से निकालना पड़ेगा क्या। तो नहीं, इसमें कंफ्यूजन की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं कि नंबर ऑफ परचेज ईयर क्या मतलब होता है। अदरवाइज आपको क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगा कि कितने नंबर ऑफ परचेज ईयर के लिए आपको गुडविल निकालनी है। ठीक है, तो ये था हमारा नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे एवरेज प्रॉफिट के बारे में, जो कि फॉर्मूले का दूसरा हिस्सा है, बल्कि दूसरा भी नहीं, पहला है और वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट को निकालने के लिए एग्जामिनर घुमा देता है, इतना कंफ्यूज कर देता है कि बच्चे लोग जो हैं सर पकड़ के बैठ जाते हैं। लेकिन अब हमें सर नहीं पकड़ना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला। बच्चों, एवरेज प्रॉफिट का भी फॉर्मूला होता है, लिखो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट ऑफ ऑल ईयर्स अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। देखो, एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ उसको समझो। एवरेज प्रॉफिट का मतलब है आपको पिछले 4-5 सालों के प्रॉफिट दे दिए होंगे। ठीक है, यानी कि 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19 आपको प्रॉफिट दे दिए गए होंगे। किसी के 20,000, किसी के 30, किसी के 40, 30 और इसके 40। इस तरीके से प्रॉफिट सबका अलग अलग दे दिया गया होगा। आपको क्या करना है, इन सबको प्लस करना है, इन सबको प्लस करना है, तो ऊपर आ जाएगा, यानी कि नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट ऑफ ऑल ईयर, यानी कि जो नॉर्मल प्रॉफिट है सारे सालों का, अपॉन में नंबर ऑफ ईयर जितने हैं 1 2 3 4 5। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने का तो तरीका यही है। आप कहोगे ले ये तो बहुत आसान है, तो नहीं, ये बात यहां पर आके ही खत्म नहीं होती है, क्योंकि जो आपको 18-19 का प्रॉफिट दे रखा है, ये जो 20,000 पे आपको 18-19 का जो प्रॉफिट दे रखा है ना बच्चों, इसके अंदर बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो हिडन होंगी या गलतियां कर रखी होंगी फर्म वालों ने, पार्टनरशिप फर्म वालों ने प्रॉफिट निकालते समय। जैसे कि हमने पास्ट एडजस्टमेंट में पढ़ा था, हमने जो लास्ट चैप्टर अभी समझा था, सेकंड चैप्टर, उसके अंदर हमने देखा था ना कि कौन क्या चीज भूल गया। तो जब हम भूल जाते थे तो फिर हम क्या करते थे, तो वही चीजें इसके अंदर भी हैं। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है। तो पहले सबके सब बच्चे फॉर्मूला लिखो। ठीक है, तो लिखो प्रॉफिट फॉर द ईयर, और इस फॉर्मूले को ना घुट के पी लेना बच्चों,
मतलब घोट लेना अच्छे से। प्रॉफिट फॉर द ईयर जो गिवन होगा, जैसे कि इस साल का गिवन 18-19 का जो गिवन है 20,000 है, इधर लिख देना। अब इसके अंदर कुछ चीजें प्लस होंगी, वो क्या? एबनॉर्मल लॉसेस, ब्रैकेट में लिखो इफ डेबिटेड। अब आप पूछोगे एबनॉर्मल लॉसेस किसे कहते हैं, पूछना तो बनता ही है। तो एबनॉर्मल प्रॉफिट को ब्रैकेट में लिखिए, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स लिखवा रहा हूं, उसको देखिए। अब एबनॉर्मल लॉसेस का मतलब क्या होता है वो भी समझ लो पहले। एबनॉर्मल लॉसेस का मतलब होता है ऐसे लॉसेस जो कभी कभार होते हों, रेगुलर वे में ना होते हो। तो एग्जाम्पल्स में सबसे पहले लिखो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, पहला एग्जाम्पल, कोमा लॉस बाय थेफ्ट या फायर, आग लग गई या चोरी हो गई। नेक्स्ट इंटरेस्ट पेड, नेक्स्ट डिविडेंड पेड, नेक्स्ट फ्रॉड बाय एम्प्लॉइज, यानी कि एम्प्लॉय के द्वारा फ्रॉड कर दिया गया, कोमा वॉलंटरी रिटायरमेंट पेमेंट। तो ये एग्जाम्पल हैं, और भी बहुत सारे होंगे, लेकिन अभी जो है जो मेन है वो ये है, बाकी जो क्वेश्चंस में आएंगे और देख लेंगे। तो एबनॉर्मल लॉसेस को प्लस किया जाता है, उसके अंदर लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, लॉस बाय थेफ्ट, फायर, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, फ्रॉड बाय एम्प्लॉयज या वॉलंटरी रिटायरमेंट पेमेंट। प्लस करिए ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक को आपने गलती से ज्यादा लिख दिया तो वो प्लस हो जाएगा। प्लस अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को कम लिख दिया तो भी प्लस हो जाएगा जी। प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो जी, इसको समझो। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है बड़े खर्चे, जैसे कि हमने मशीनरी खरीद ली, यानी कि फर्नीचर खरीद लिया, एसी खरीद लिया, बिल्डिंग खरीद ली। तो ऐसे बड़े बड़े खर्चों को हमने गलती से ट्रीट कर दिया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, छोटे मोटे खर्चों में हमने गलती से ट्रीट कर दिया। तो ऐसी गलतियां भी जो बड़े एक्सपेंडिचर होते हैं उसको हम छोटे एक्सपेंडिचर मान लेते हैं, तो उनको भी प्लस करते हैं। बाकी क्वेश्चंस में आएगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये भी प्लस हो जाता है। तो ये तो थी बच्चों प्लस करने की कैटेगरीज। अब नेक्स्ट पेज में लिखो माइनस करने की, कि क्या क्या चीजें आती हैं माइनस करने में। लिखो जैसे कि प्लस के समय एबनॉर्मल प्रॉफिट आया था, यहां पर आएगा एबनॉर्मल लॉसेस आया था, यहां पर आएगा एबनॉर्मल प्रॉफिट। वहां पे लिखा था इफ डेबिटेड, यहां लिखेंगे इफ क्रेडिटेड। यहां पर ऑब्लिक में गेन भी लिख लो, प्रॉफिट या गेन्स। चलो इसमें भी कुछ लिखो, गेन ऑन सेल ऑफ प्रॉफिट, गेन्स ऑन सेल ऑफ एसेट्स, सॉरी। नेक्स्ट लिखो इंटरेस्ट रिसीव्ड। नेक्स्ट लिखो आग लग गई, जैसे कि चोरी हो गई, आग लग गई, तो उसके अगेंस्ट पे
इंश्योरेंस क्लेम हमको मिलता है, तो इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। अर्थक्वेक सेटलमेंट क्लेम रिसीव्ड। यानी कि किसी भी तरीके का कोई भी क्लेम हमें मिल रहा हो तो वो एबनॉर्मल गेन में आता है, क्योंकि कभी कभार हो रहा है। नेक्स्ट माइनस करेंगे अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, यानी कि ओपनिंग स्टॉक को हमने कम लिख दिया है तो वो माइनस करेंगे ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वो भी माइनस। नेक्स्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि छोटे मोटे खर्चों को गलती से बड़ा खर्चे में ट्रीट कर लिया, वो भी माइनस। और क्या माइनस होगा जी? पार्टनर्स एक्सपेक्टेड रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है? सैलरी, तो ब्रैकेट मतलब ऑब्लिक में सैलरी भी लिख लो, वो भी माइनस। और एनी अदर फ्यूचर एक्सपेक्टेड, यानी कि कुछ ऐसी चीजें मिलनी हो या खर्च होनी हो जो फ्यूचर पर डिपेंड करता हो या एक्सपेक्टेड हो, ठीक है। तो ये सब करके आपका आंसर निकल जाएगा और उसको बोलेंगे करंट प्रॉफिट। देखो, एक एक्चुअल प्रॉफिट, करंट प्रॉफिट बोल लो या एक्चुअल प्रॉफिट बोल लो, इस एक्चुअल या करंट प्रॉफिट को निकालने के लिए आपको ये सब तामझाम करना पड़ेगा। यानी कि प्रॉफिट जो आपको ये 20,000 रुपए लिखा हुआ आएगा, तो इस 20,000 रुपए के साथ और बहुत सारी एडजस्टमेंट्स आएंगी जो आपको फुलफिल करनी होंगी या फिर उसको प्लस माइनस करनी होंगी, और करंट प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट निकालना होगा। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया? तो बच्चों, आज के लिए मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई गुडविल की और मैंने ये आपको फॉर्मूला समझाया। नेक्स्ट क्लास में हम इस फॉर्मूले के आधार पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए मेरी बात ध्यान से सुन लो। आपको एक तो ये फॉर्मूला घोट के पीना है, क्योंकि मैं आपसे पहले फॉर्मूला सुनूंगा, उसके बाद मैं क्लास को शुरू करूंगा। ध्यान से सुन लो, पहले ये फॉर्मूला सुनूंगा, फिर मैं क्लास को शुरू करूंगा। तो आपके ऊपर है अब बातें। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मेरे से डिस्कस करिएगा। प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए कोई मना नहीं है, लेकिन आपकी प्रॉब्लम जब सॉर्ट आउट हो जाए तो मैं आपसे जब क्वेश्चन पूछूं तो आपका आंसर निकलना चाहिए। ठीक है बच्चों, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और क्वेश्चंस करेंगे। पहले फॉर्मूला सुनूंगा। ठीक है बच्चों।